हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण को प्रस्तुत कीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा। सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सादा तासी ने 1839 ईस्वी में प्रारंभ किया, परंतु काल विभाजन करने का कोई प्रयास नहीं किया। तासी के बाद शिव सिंह सेगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, परंतु काल विभाजन करने का इन्होंने भी प्रयास नहीं किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्रत्येक विद्वान इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। काल विभाजन न केवल इतिहास के अध्ययन को सुगम करता है, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों के ज्ञान द्वारा हमें काल विशेष की सभी विशेषताएं भी ज्ञात होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि चित्रवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचना करने से पहले इसके काल विभाजन को समझना आवश्यक है। काल विभाजन का अर्थ यह नहीं है कि एक काल में एक ही प्रकार की रचनाएं हुई हैं, अन्य प्रकार की नहीं, बल्कि एक काल में एक विषय पर ही अधिक रचनाएं हुई हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन करने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जॉर्ज गियर्सन को जाता है। जॉर्ज गियर्सन के बाद कई हिंदी के विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तकें लिखी और काल विभाजन तथा नामकरण किए। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा है। जॉर्ज गियर्सन जो है हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा है। नंबर 1 है चारण कांड, जो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जो 1500 से 1600 ईस्वी तक चला। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब देखेंगे जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा? चारण काल कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 ईस्वी से माना है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। जॉर्ज गियर्सन ने किस पद्धति को अपनाया है? कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। उसके बाद देखेंगे जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्किंग लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 952 कवियों को स्थान दिया है। अब देखेंगे हम जॉर्ज गियर्सन जी जो काल विभाजन की उनकी क्या क्या कमियां हैं। तो गियर्सन ने सभी कालों का नामकरण एक ही आधार पर नहीं किया है। गियर्सन ने हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा कालखंडों में बांट दिया है। जो जॉर्ज गियर्सन है वो हिंदी साहित्य को इतने कालखंडों में बांट दिया है कि जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा कालखंडों में बांट दिया है। अब जॉर्ज गियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन आता है। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है। जॉर्ज गियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, जॉर्ज गियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन हम देखेंगे। आरंभिक काल को मिश्र बंधुओं ने 2 भागों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक काल, जो 700 ईस्वी से 1343 बीसी तक चला।
और दूसरा जो काल है उत्तर आरंभिक काल जो 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक चला। उसके बाद मध्यकाल को भी मिस्र बंधुओं ने दो भागों में बांटा है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल जो 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक चला, और फिर दूसरा है पौर्ण माध्यमिक काल जो 1561 से 1680 विक्रमी संवत चला। तीसरा जो काल विभाजन किया है अलंकृत काल को भी दो भागों में बांटा है। पूर्व अलंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक है, और दूसरा है जो उत्तर अलंकृत काल जो 1791 से 1839 विक्रमी संवत तक है। फिर चौथा जो काल विभाजन मिस्र बंधुओं ने किया है वो परिवर्तन काल विक्रमी संवत 1890 से 1925 तक किया है। फिर वर्तमान काल जो विक्रमी संवत 1926 से आगे मतलब अब तक। विक्रमी संवत अंग्रेजी जो विक्रमी संवत की बात हो रही है यहाँ पर समझेंगे हम। विक्रमी संवत अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है ईस्वी, जिसको अंग्रेजी कैलेंडर को ईस्वी कहते हैं, से 57 वर्ष आगे है। सहोदर भाई थे श्याम बिहारी मिश्र, जिसमें एक लोग का नाम था श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे से सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे थे गणेश बिहारी मिश्र। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा, जिसमें से प्रथम 3 कालखंडों को 2-2 उपखंडों में बांटा गया है। मिस्र बंधुओं ने कालखंडों का सीमांकन विक्रमी संवत में किया है। मिस्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मिस्र विनोद है। इसी ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 कालखंडों में बांटा है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आरंभिक काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा? आरंभिक काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रमी संवत 700 ईस्वी से मानते हैं। मिस्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा तथा मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। मिस्र बंधुओं की कुछ त्रुटियां या कमियां हैं, उसको हम देखेंगे। मिस्र बंधुओं ने प्रथम 3 कालखंडों को 2-2 उपखंडों में बांटा, जबकि अंतिम 2 कालखंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये एक प्रमुख कमी है जो मिस्र बंधु की त्रुटि मानो या कमियां मानो जो भी है। मिस्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा, जबकि उस काल में अलंकार के अलावा कविता में रस गुण भाव इत्यादि की भी प्रधानता रही है। मिस्र बंधुओं ने रीत काल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा है, जबकि उस काल में अलंकार के अलावा कविता में रस गुण भाव इत्यादि की भी प्रधानता रही है। मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल और वर्तमान काल के बीच परिवर्तन काल भी डाल दिया जो तर्कसंगत नहीं है। विभाजन जो वेरी इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन मिस्र बंधुओं के बाद काल विभाजन की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया, और उनका कहना है कि हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल को 4 खंडों में बांटा है। नंबर 1 है आदिकाल, जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा। विक्रमी संवत 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल, जिसको भट्टकाल कहा जाता है, विक्रमी संवत 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल रीतकाल, जिसको कहा जाता है, विक्रमी संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल कहा जाता है, विक्रमी संवत 1900 से 1984। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ विक्रमी संवत 1050
से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 वीर ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। वीर रस के अनेक काव्य जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता यह है अफरा है कि विशेष दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कालखंडों का सीमांकन विक्रमी संवत में किया। शुक्ल जी आधुनिक काल को गद्य काल कहा। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का विधेयवादी पद्धति के आधार पर अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। हिंदी साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है। अब इसके बाद हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन, जिन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है। पहला है आदिकाल या वीर गाथा काल, विक्रमी संवत 1000 से 1400। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, विक्रमी संवत 1400 से 1700। उत्तर मध्यकाल जिसको श्रृंगार काल कहा जाता है, विक्रमी संवत 700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल या गद्य काल, विक्रमी संवत 1900 से अब तक। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रामचंद्र शुक्ल जी का ही अनुसरण किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देखेंगे। संधि काल जिसको 750 से 1000 विक्रमी संवत तक माना है। दूसरा है चारण काल जो 1000 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीत काल जो 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल जो 1900 ईस्वी से आज तक। इन्होंने शुक्ल जी की तरह ही काल विभाजन किया, सिर्फ आदिकाल के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की शुरुआत विक्रमी संवत 750 यानी 693 ईस्वी से माना है। इस क्रम में अगले साहित्य के इतिहासकार श्याम सुंदर दास ने भी शुक्ल जी की परंपरा का निर्वाह किया, सिर्फ संवत काल कुछ वर्षों का आगे पीछे किया। इसके बाद है श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल, विक्रमी संवत 1000 से 1400 तक। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल रीत काल कहा जाता है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल 1900 से अब तक। इसके बाद हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आदिकाल विक्रमी संवत 1000 से 1350। भक्ति काल उन्होंने किया विक्रमी संवत 1350 से 1700 ईस्वी, 1700 विक्रमी संवत तक।
रीतकाल जो विक्रमी संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से आगे यानी अब तक। हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है, जो सर्वसम्मत द्वारा स्वीकृत है। डॉक्टर गणपति, अब देखेंगे हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इस प्रकार का काल विभाजन किया है। आदिकाल जो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन विक्रमी संवत में ना करके ईस्वी में किया है। फिर अब हम देखेंगे डॉक्टर राम खिलावन पांडे का काल विभाजन, जिन्होंने अपने डॉक्टर राम खिलावन पांडे का काल विभाजन देखेंगे। संक्रमण काल उन्होंने कहा है जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। संयोजन काल 1401 से 1300 ईस्वी। संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी। फिर संचायन काल 1801 से 1900 ईस्वी। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। डॉक्टर राम खिलावन पांडे जी ने रीत काल को संवर्धन काल कहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना है, जो सर्वसम्मत द्वारा मान्य है। अब देखेंगे हम डॉक्टर नागेंद्र जी का काल विभाजन। आधुनिक काल में डॉक्टर नागेंद्र जी ने विविध मतों का संग्रह करते हुए स्वयं के निष्कर्ष को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार किया है। आदिकाल जो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक चला। भक्तिकाल जो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। डॉक्टर नागेंद्र जी ने आधुनिक काल को 4 खंडों में बांटा। नंबर 1 पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंद्र काल कहा जाता है, 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण काल, जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग जिसे कहा जाता है, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर काल 1938 ईस्वी से आगे। छायावाद के 4 स्तंभ कवि के नाम बताओ। इसमें है श्रीकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम बताइए। डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावादोत्तर काल को 2 उप कालखंडों में बांटा है। प्रगति प्रयोग काल जो 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1938 ईस्वी से आज तक। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने भी 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किया है, बांटा है। नंबर 1 अपभ्रंश काल। नंबर 2 है भक्ति काल जो 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीत काल जिसका 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 से आगे। हिंदी साहित्य का सर्वसम्मत काल विभाजन, जो सर्वसम्मत यानी सभी कवियों के द्वारा जो मान्य है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, वो है आदिकाल जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। भक्तिकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। रीतकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। हिंदी साहित्य का सर्वसम्मति काल विभाजन यानी सभी कवियों के द्वारा जो मान्य है वो है आदिकाल जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। रीतकाल
1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल 1900 से अब तक। हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के द्वारा कब से माना गया है, तो आप इसको हम देखेंगे 693 ईस्वी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है हिंदी साहित्य का आरंभ जो है। 669 ईस्वी से राहुल शंकर ने माना है। 700 ईस्वी से जॉर्ज गियर्सन ने माना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे नामकरण। या तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हुआ। जहाँ तक नामकरण का सवाल है तो इसमें आदिकाल, हिंदी के प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तर मध्यकाल, रीतकाल के नामकरण को लेकर है। आदिकाल का आदिकारण काल जिसे गियर्सन ने यह नाम राज दरबारों में राजा की स्मृति करने वाले चारणों के आधार पर दिया था। दूसरा है प्रारंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल का नाम दिया। 19वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल में किया है। आधुनिक काल में गद्य के पूर्व विकास एवं प्रधानता को देखते हुए यह नामकरण उचित प्रतीत होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण प्रेस की स्थापना को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवेश माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग मानते हैं। इसमें सच्चाई भी है। गद्य की नवीन विधाएं इस युग में आकर के लेती हैं। गद्य की नवीन विधाएं इस युग में आकार लेती हैं। काव्य में भी छायावाद नाम से नई काव्य प्रवृत्ति से उदय हुआ। डॉक्टर वार्ष्णेय ने उत्तर मध्यकाल को रीत और श्रृंगार का नाम दिया है। अतः इससे ऐसा जान पड़ता है कि इस काल को रीत और श्रृंगार दोनों ही कहना पसंद करते हैं। तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी के काल विभाजन और नामकरण को स्वीकार करते हुए भी रीत काल को श्रृंगार काल ही माना है। इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन व नामकरण के संबंध में विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आदिकाल को लेकर ही विद्वानों ने उनके विचार का विरोध किया, अन्यथा वे सब उनसे सहमत ही जान पड़ते हैं। जहाँ तक रीत काल का प्रंश है, इस दिशा में बहुत ही कम समीक्षकों ने शुक्ल जी का विरोध किया है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। जो कोई भी क्वेश्चन लिखने के बाद निष्कर्ष बहुत ज़रूरी होता है। एक बात विशेष रूप से हमारे समझ में आती है, वह यह है कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल शताब्दियों में चले थे। 200 साल, 300 साल या इससे भी अधिक समय का निर्धारण किया गया। किंतु जैसे ही आधुनिक काल आया तो इस काल में परिवर्तन बहुत जल्दी होने। काल में शताब्दियों की जगह कालखंडों में विभक्त किया जाने लगा, जिसकी मुख्य वजह थी प्रकाशन की सुविधा सुलभ होना, पत्रकारिता का प्रचार प्रसार बढ़ने लगना, साहित्यकारों को लेखन के क्षेत्र में अनेक सुविधाओं का मिलना, राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन शीघ्र होना, जिनका सीधा असर साहित्य पर पड़ने लगा। और यही वजह थी कि भारतीय युग लगभग 550 वर्ष, द्विवेदी युग लगभग 20 वर्ष, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तो इनसे भी कम समय में सिमट कर रह गए। सन 1955 से नवलेखन काल का आगमन हुआ, जो अब तक चल रहा है। आई होप